इंस्पायर्ड मी। जब मणि सर आए, द डायरेक्टर, उन्होंने नरेट की, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट, यू नो, आई कुडंट थिंक टू मच अबाउट एनीथिंग एल्स बट द स्टोरी, the way he presented the story was so beautiful, and मैं तो ना कहना तो मतलब ही नहीं था, so I had to do it. So how you got adapted to that character? Do you thought about it, or do you? नहीं, definitely it was imaginary, but what I feel is that as I told you, जो स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट में ही इतना सब कुछ था कि दूसरा ज़्यादा इमेजिनरी कुछ करने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी. The script was so strong, the dialogues were like brilliant, and I really never wanted to change inch of a word of the lines, you know. You have also won the best actress for the Virgin Spring. Yeah, 3 awards. So how was that encouraging as well? Oh my God, that was beautiful. मतलब मैंने actually speaking जब ये as I said कि जब फिल्म आई कभी मतलब सोचा ही नहीं था इतना कुछ होगा, ऐसे अवार्ड्स मिलेंगे, 27 अवार्ड्स एंड 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स, मैंने कभी सोचा नहीं था. सो एज इवन पवन सर कि आप जब ज़ीरो एक्सपेक्टेशन से काम करते हो तो और मतलब थोड़ा भी कुछ मिल जाए तो बहुत लग जाता है, तो ये तो बहुत कुछ मिल गया. And do you think short films are being a big platform for you? Yes, definitely. इसके पहले भी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, God Knows. That was also a love story, but a different experience. And forthcoming project, I mean, अभी फिलहाल तो nothing much. फिलहाल I'm really happy with this and content with this. Asking. Thanks for your time. Thank you. देखिए, सब्जेक्ट कहानी ज़बरदस्त नहीं होगी तो कोई भी संजीदा कलाकार कितना भी बेहतरीन हो, अगर कहानी करेक्ट नहीं होगी तो उसकी परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं. आप लोग हज़ारों फिल्में देख चुके होंगे, आप लोग जाते होंगे, बहुत सी ऐसी फिल्म देखने के बाद आप जब बाहर निकलते होंगे आपको लगता होगा कि हाथ भी मिलाएं तो कैसे मिलाएं, इनको बधाई भी दें तो कैसे दें, और कैसे तारीफ़ करेंगे फिल्म अच्छी है. लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग के दिलों को ये फिल्म अच्छी लगी है, और फिल्म बहुत ही इंसानी रिश्तों, जो भी कहानी इंसानी रिश्तों की परतों को निकालने में मदद करे, वही कहानी इंसान के इंसानी दिलों को छूती है. और ये कहानी कहीं ना कहीं हर सीन में आपने देखा होगा कि पहले लगा कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, बच्ची है, फिर लगा कि क्या हुआ, फिर क्या लड़ाई हो गई, क्यों उसको बुरा लग गया, फिर पता लगा फिर ये कि कहानी हुई क्या थी और क्या थी. और प्यार का जो इनफाइनाइट लव कहते हैं, शायद इस कहानी के 2 लम्हे थे इस कहानी में, जब वो कहती है कि आई वॉज रेप्ड, और दूसरा लम्हा था जब लड़का कहानी के ख़त्म में बोलता है कि आई कैन वेट. आधी ज़िंदगी तो इंतज़ार कर लिया है, आधी ज़िंदगी और इंतज़ार कर लेंगे. इसे सच्चे प्यार की, इसे 2 दृष्टिकोण से देखा जाए. एक कहानी एक सच्चा प्यार क्या होता है ये दर्शाता है, दूसरा कि जो हम लोग कह रहे हैं कि सदियों से होता है, सदियों से होता आया है ये मैरिटल रेप, जिस पे कोई कानून नहीं है, 2 मुद्दों को दिखाती है. हम लोग ने वहाँ पे ज़्यादा मैरिटल रेप की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा जाए कि सच्चा प्यार क्या होता है, कि किसी भी परिस्थिति में कैसे भी जिसको आप प्यार करते हो उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हो. आपको काफ़ी लंबे समय के बाद देखने वाले हैं सब लोग. 2013 के बाद आपका ये प्रोजेक्ट है, क्या वजह थी इतना वेट करने की, और ये प्रोजेक्ट ही कुछ लोग ऐसे कलाकार हैं जिनसे अक्सर आप लोग देखते होंगे स्टेटमेंट आता है कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तब हम करेंगे. कुछ लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास वाकई अच्छा स्क्रिप्ट नहीं आता है, और कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि उनके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, और कुछ लोगों का कारण यह है कि थोड़ा व्यस्त होंगे कहीं. तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में चला गया था 2014 से लेकर 2000 अभी भी मेरे पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में स्कूली शिक्षा की एग्जीबिशंस हो रही है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के स्कूल्स आते हैं. और मैं ये कहना चाहूँगा, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो बच्चों को सही स्कूल में कैसे पढ़ाया जाए, सही बोर्ड में कैसे पढ़ाया जाए, मेरा समय उधर चला गया. और पहली बार मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब बेकार है. एजुकेशन से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है. एजुकेशन से बड़ा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन ने मैंने कितने टीवी शोज़ छोड़ दिए, कितने ऐड छोड़ दिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं शिक्षा से निकल ही नहीं पा रहा हूँ. अजीब सी अनुभूति होती है, एक अजीब सी खुशी होती
होती है, एक अजीब सी मतलब कैसे तबला वादक तबला बजाने के बाद जब मंत्रमुग्ध होता है ना, जो उसी को समझ में आता है। बांसुरी वाला सिंगर जब अपनी आंख बंद करके परफॉर्मेंस देता है तो मेडिटेटिव स्टेट में होता है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन अब जो मैंने प्रयास किया था, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे बिना भी हमारी कंपनी अब चल रही है, चलने लगी है। तो अब वापस काम शुरू करेंगे और कुछ ऐसी फिल्में भी बनाएंगे, कुछ ऐसी फिल्में कुछ ऐसे टॉपिक पे बनाएंगे जो इस हिंदुस्तान को हिलाने की क्षमता रखता है। ऐसे बिंदु हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जो आज मैं अभी जब आ रहा था रास्ते में सोच रहा था कि किसी ने नहीं बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में निकलने का डायनेमिक्स क्या है, रूल क्या है, टेलीविजन इंडस्ट्री में सक्सीड करने का डायनेमिक्स क्या है, रूल्स क्या, किसी ने आज तक इस पर एक लाइन नहीं बोली है। हाँ जी, आइए ऑडिशन दीजिए, कर लीजिए जी, हाँ जी आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिल लीजिए, कोई नहीं बताता है कि सही क्या है गलत क्या है। आज एक 2 साल सेकंड ग्रेड का बच्चा, CSD कैंटीन के बहुत बड़े एक हैं, वो आए थे अपने बच्चे को, मैंने कहा पहले उनसे ज़्यादा मुझे आपसे बात करनी, पहले आप ज्ञान रखिए कि क्या होता है एक्टिंग इंडस्ट्री। तो माँ बाप सबकी क्लास लगी, बच्चा बहुत टैलेंटेड था, एक तो ऐश्वर्या राय की डेट वाला था 1 नवंबर का। तो मैं उनको जब डायनेमिक्स बता रहा था और जब मैं यहाँ पे आ रहा था, बहुत जल्दी मैं एक ऐसा वीडियो जारी करूँगा कि जो ये बताएगा कि फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन मीडिया इंडस्ट्री में आप आते हैं, बम्बई में आप सबको छोड़ कर आते हैं, तो उसके रूल्स क्या हैं। तो उसका पहला रूल ये है कि C ग्रेड वाला C में ले जाएगा, B वाला B में ले जाएगा, A वाला A में ले जाएगा। जिस भी सेगमेंट में आप फंस गए आप उसी सेगमेंट में अटके रह जाएंगे। आप टीवी में अटके रह जाएंगे, करण जौहर तक पहुँच गए तो A ग्रेड में पहुँच जाएंगे, और कहीं वैसी फिल्म में पहुंच गए तो बिल्कुल C ग्रेड। तो C ग्रेड वाला C ग्रेड डायरेक्टर से मिलाएगा, कैमरामैन से मिलाएगा, C ग्रेड एक्टर से मिलाएगा, सब कुछ C हो जाएगा। दूसरा रूल, एक और रूल, अगर आपकी ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री में तो आपको मर रहे होगे ना, कब्र से खोद के निकाल लेंगे। अरे रुको अभी मत मरो, रुको वेट, अभी तुम्हारी ज़रूरत है, सब्जेक्ट है तुम्हारे लायक सब्जेक्ट है, मरो मत। अरे नहीं मरो मत, नहीं तो ज़रूरत है अभी वो कास्टिंग। और बाई चांस अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप फ़ोन कर लीजिए, कोई आपका फ़ोन तक नहीं उठाएगा। तो ये वो इंडस्ट्री है। तो आपने कभी काम किया है, आपने काम किया, ऑडिशन दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, ज़रूरत होगी फ़ोन आएगा, हाँ जी क्या हुआ सर, कुछ हुआ क्या। अगर आपने पसंद कर लिया तो आप घर चल के आओगे। और जो लोग ये देखते हैं, मैं अक्सर देखते हैं कि आप मेरे शोज पूरे इंडिया में होते हैं, बिलासपुर में एक 6 महीने की बच्ची को लेकर एक औरत आती है और एक टीवी एक्टर ने एक प्रोग्राम रखा होता है कि यहाँ पे कोई मॉल है, वहाँ पे जहीं पे भी, वहाँ पे उन्होंने मॉल रखा होता है और उससे 40,000 रुपये लिए जाते हैं। 40,000 रुपये लिए जाते हैं कि आपके बच्चे को हम एक्टर बनाएंगे, टीवी सीरियल में दिखाएंगे। मजाक है क्या ये? पूरे हिंदुस्तान को ये कहना चाहूँगा कि जिसको ज़रूरत है वो आपको पैसे देगा, आपसे पैसे लेगा नहीं। जो सही मेकर्स होते हैं, संजय लीला बंसाली आपको पैसा देगा, आपसे लेगा नहीं। तो जो भी किरदार, जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो भी हिंदुस्तान भर में ये कह रहे हैं कि हम आपके बच्चे को पैसा दो, मैं आपको काम दिलाऊंगा, उनसे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। लेकिन सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो अपने हार्ड वर्क से C से अपने आप को A पे लाते हैं। बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल, रवि किशन देखिए, शाहरुख खान बिल्कुल नहीं रवि किशन, जब मैं को देख लीजिए, नहीं बिल्कुल, अरे आप मुमताज़ को देख लीजिए, आज से क्या सदियों मुमताज़। तो वही मैंने आज फिर अंदर बोला था, जिसमें टैलेंट है। राजपाल यादव ने एक साइड का रोल करके, फरदीन खान का आता पता नहीं है, राजपाल यादव आज भी स्टार है और हमेशा रहेंगे, एक्टर रहेंगे। तो जिसमें टैलेंट है उसको तो कोई रोक नहीं पाया। लेकिन गलत दिशा में लड़कियां थोड़ी मासूम होती हैं, कमज़ोर होती हैं, ठीक है ना। लड़कियों को लगता है कि आप, और फिर वो सब, कोई भी ऐसा काम करने से आपकी परफॉर्मेंस, और जो करोड़ों रुपए लगा रहा है ना, उसको परफॉर्मेंस चाहिए, वहाँ पे उसको स्टारडम चाहिए, उसको ऑडियंस खींचने के लिए। आपके किसी भी गलत कार्य करने से आपको कोई रोल नहीं देगा। आप यूज़ होंगी इंडस्ट्री में और आप डिप्रेस होंगी और ज़िंदगी का नज़रिया आपके लिए आप नीचे चले जाएगा, पूरी दुनिया को ये दृष्टि से देखने लगेंगे। तो जो भी पूरे हिंदुस्तान में कहता है कि मैं बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में, आपको पैसा दीजिए, मैं आपको काम दिलाता हूँ, उस आदमी को आप जूते निकालिए और मारिए। लेकिन और जो भी एक, जो जिनको ज़रूरत है, जो अच्छे मेकर्स हैं, उनको सिर्फ एक्टर चाहिए, उनको कलाकार चाहिए, वो आपसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे। कृपा करके इस बात को, तो इस पर एक प्रॉपर फिल्म बना के भी रिलीज़ करना। ऐसे बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं जिन पे करना चाहता हूँ। अब अपने घर को नहीं, अब देश को बचाना है। तो जिंदगी तो क्या कहता है, कौन ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके लोगों को ब्रेक देते हैं? बहुत सारे ऐसे नाम हैं, कुछ नाम डिस्क्लोज कीजिए। तीसरा रोल वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते जो पैसे लेके रोल ऑफर करते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनका खुद का तीसरा रूल, और
एक और आया जी, एक डायरेक्टर हैं, फ़ोन आते हैं मुझे तो पूरे, जब होता है कि आप जब पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करते हो, मीडिया में हो, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आपसे जुड़ते हैं। एक और फ़ोन आता है, सर मुझे इन डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा तो फिल्म बना रहे हैं, आपको कास्ट करेंगे। हमने कहा उनका नाम क्या है? सर उनका नाम XYZ है। हमने कहा उनका नाम कोई जानता? मैं तो नहीं जानता हूँ, कहीं देखा है गूगल पे बनाया नहीं। तो उन्होंने किसी फिल्म के साथ वो काम कर रहे थे। तीसरा रूल ये है कि जिस आदमी ने खुद नाम कृपा करके उस आदमी के पास काम मांगने ना जाए। जो सक्सेस ही नहीं हुआ वो आपको सक्सेस कैसे कराएगा? जो सक्सेस हो चुका है वो ज़मीन से उठा के क्रॉस रिलेशनशिप होता है, या तो एक्टर बड़ा हो और डायरेक्टर नया हो, वो उसको बनाएगा, या फिर डायरेक्टर बड़ा हो एक्टर नया हो। सिम क्रॉस रिलेशनशिप है, बड़े डायनेमिक्स हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के डायनेमिक्स हैं। काबिल है वही काबिल बना सकते हैं, जो खुद काबिल नहीं है वो काबिल क्या बना? क्या बात है, मौका भी। और जो कलाकार है वो कला की इज्जत करता है, फिर उसके लिए पैसे की वैल्यू नहीं रह जाती। मैं तो ऐसे सवार बैठे हुए हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो लोगों को एक देते हैं चॉइस कि भैया हम आपको बना दे रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के जिन्होंने फिल्में बनाई लेकिन डब्बे में बना के रख लिया, अंदर रख लिया। उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहिए? देखिए उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए भी है। हम भी ये बता दें कि इस पे भी चलिए एक और बड़ा अहम मुद्दा जो सदियों से दिल में बसा है हिंदुस्तान में। पूरे जितने भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं, आधे से ज़्यादा दूसरों के पैसे पे पल रहे हैं। आधे से ज़्यादा हमारे जितने भी प्रोड्यूसर हैं ना, मेरा किचन चलता रहे, बाकी सब। एक तो गुजरातियों में बड़ी समस्या है, उनको पता नहीं क्या फिल्म बनाने का शौक रहता है। गुजरात से आएंगे पैसा लेके और उनको फिल्म बनाना रहता है। बड़े करीब से हूँ मैं, लेयर में खुलूँगा बाद में। अब उनको पैसा बनाना है तो एक लेयर, एक प्रोड्यूसर आया, उसका पैसा लिया, डुबो के खा के ख़त्म गया, उसका लॉस होके चला गया, फिर दूसरा गुजराती आ गया। आधी फिल्में तो गुजरात से पैसा आ रहा है हिंदुस्तान का, हाँ, फिर दूसरा आ गया। अच्छा, गुजरातियों में क्या है, जो गुजरात में सबसे बड़ी बात है बिजनेस, मोदी जी ने ऐसा सिखाया हुआ है कि किसी को एक बिजनेस समझ में आएगा, खटाखट उस बिजनेस में सब कान छोड़ के लग जाएंगे। तो एक मेकर ने आया, अब सुनिए, पैसा डूब गया, करोड़ों रुपए डूब गए, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि उनका पैसा डूब गया। अरे मैं बिजनेसमैन, मेरा पैसा। तो मेरे को फोन आता है कि भाई साहब ये लॉस का ना किसी को बताइए कि नहीं। हमने कहा नहीं वैसा नहीं बताया। अब आप गुजराती बिजनेसमैन, आपने दूसरों को बताया फिल्म बना रहा हूँ, 4 और आ गए, अगले ने बताया नहीं मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि वो तो करोड़ों कमा रहा है दूसरे धंधे से, तो फिल्म इंडस्ट्री में डुबो रहा है, उसको फर्क नहीं। तो और 4 आ गए, उनको लगा ये फिल्म बना रहा, एक फिल्म बना रहा तो 100 और आते हैं। अब उस 100 के और 4 दोस्त, उसके और 4 दोस्त, तो आधी फिल्म इंडस्ट्री का जो फाइनेंस चल रहा है, बड़े बड़े मेकर। अगर आप, मैं तो अब ये कहता हूँ कि जो भी बाहर से गुजराती या पूरे हिंदुस्तान से जो भी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहे, गूगल करके देखे कि इस इंसान के खिलाफ कितने केसेस हैं। ऐसा भी हुआ कुछ लोग जिन्होंने पैसे लगा दिए, बाद में पता लगा कि 20 केसेस थे, चेक बाउंस के, फ्रॉड्स के 20 केसेस थे। प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं तो गूगल करके, और आजकल लॉयर साहब है, नेट पे पूरा आ जाता है, जिसके खिलाफ कोई केस है पूरा केस आ जाएगा। आप कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, पूरा केसेस आ जाएगा। तो कृपा करके अपने अपने पैसे ना डूबें। सबसे अनसर्टेन इंडस्ट्री है, जिनको पता है उन्हीं को बनाने दें। कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है, फंड्स प्रोफेशनल लोग बना रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है। लेकिन आम जनता, प्लीज़ फिर से गुजारिश है, जो पैसे मांगे उसको जूते मारो। प्लीज़ अपने बच्चों का भविष्य दांव पे मत लगाओ। जी सर, यहाँ पे The inspiration was always to make a good film, an international film, and to always compete with the Hollywood, and so that because Bollywood की फिल्मों को उतना ज़्यादा कांस में या ऐसे इंटरनेशनल ब्रैकेट में लेते नहीं हैं, तो मेरा मेन इंटेंशन ये था कि I'll make a very good film about this country, and I made it, and I'm very happy if the film is appreciated all across the countries, like from US to Mexico to other countries. और इंस्पिरेशन सिर्फ यही था कि हमेशा मेरे को एक दर्द रहता था कि some people they love each other but they don't stay together, and some people they stay together but they don't love each other. और यही एक गैप ऐसा था कि जिसमें मेरे पास I was a very very big cloud of questions कि why. और ये क्वेश्चन खुद से पूछते कुछ नेट से, कुछ न्यूज़पेपर से, कुछ मीडिया से,
जब ये सब कहानियाँ मैं देखता था तो हमेशा लगता था कि आई थिंक आई एम गेटिंग माई आंसर्स, और आई थिंक ये 1 साल खुद से सवाल करने के बाद मुझे ये टॉपिक मिला था जिस पे ये मैंने फिल्म बनाई। And you know, casting about the actor and the actress, what was the reason for that? I always needed a little experienced actors जो थोड़े matured हों, क्योंकि ये पहली बात तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें थोड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, चाहे एक्टर्स हो या एक्ट्रेसेस हों। तो उसमें हमेशा मेरे को एक 30+ एक्टर्स चाहिए था, और रादर 33+ एक्टर्स चाहिए थे जिन्होंने एक मैरिटल लाइफ 5-6 ईयर्स की जिया हो, लेकिन स्पेशली जो मेरी महिला कलाकार है जो प्रेमवदा सामू, ये कैरेक्टर मुझे इतना ज़्यादा डेप्थ में चाहिए था, इतना ज़्यादा कि जो कि इस बात को समझे कि what it is to be like when you experience something like what this film has portrayed। तो ये एक ऐसी वजह थी जिससे मैंने इनकी कास्टिंग के लिए इनको रिक्वेस्ट किया था। और लेकिन हमेशा से मेरा ये था कि जितनी भी फिल्में बनती हैं, बहुत सारी इतनी हाईली सेंसिटिव टॉपिक्स पे अगर फिल्म बनती हैं, एक टाइम के बाद या तो वो नेगेटिव हो जाती हैं या तो वो फिल्में बोरिंग हो जाती हैं। तो मेरा मेन हमेशा यही था कि मेरी फिल्म में ऐसा क्या होगा कि लोग इसको देखना पसंद करेंगे, कि लोगों की नज़रें ना हटें और मैं अपनी बात भी आराम से बोल सकूं। पहले बहुत सारे रूट्स मैंने ट्राई किए थे, लेकिन फाइनली जब धीरे धीरे जब स्क्रिप्ट डेवलप होनी शुरू हुई थी, मैं फाइनली एक दिन ऐसा हो गया था कि मेरे सारे सवाल के जवाब मिल चुके थे, और तब मैंने फिर लोगों को सुनाना शुरू किया था। एंड फाइनली जब फिल्म बन के गई तो भी मेरे को हमेशा डर था कि इसको एक्सेप्ट कोई कैसे कर सकता है, लेकिन जब वर्ल्ड से जब रिस्पॉन्सेज आने शुरू हुए तब मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया था कि आई वॉज राइट इन व्हाट आई वॉज फीलिंग। तो हमेशा ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर मैं पेश कर रहा हूँ तो इट शुड बी ऑलवेज इंटरेस्टिंग, इट शुड आपको अगला क्या होने वाला है आपको पता नहीं होना चाहिए और आपको देखने का मन करे। नहीं तो बहुत सारी जगह या तो फिल्म ड्रिप करती है या फिर बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आपका नेगेटिव हो जाती है। हाँ, सब्जेक्ट नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द दे सकता है, लेकिन उसको एक लाइटली कैसे पेश किया जाए, मेरा मेन इंटेंशन ये था कि दैट आई शुड मेक इट एंटरटेनिंग। जैसे एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट की तरह, और अपनी बात भी कह दो जो कह रही है। ओके।